नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी। इसे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, धन्यवाद मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए। जैसे आप वैसे ही मैं भी भारत अमेरिका के व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ट्रंप की कोशिशों का समर्थन करता हूँ। ट्रंप ने भी पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत के समर्थन की अहम भूमिका रही है। मंगलवार को नई दिल्ली में भारत और अमेरिका की टीमों के बीच ट्रेड डील को लेकर अहम बातचीत हुई। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ये चर्चा सकारात्मक और आगे बढ़ने वाली रही। दोनों देशों ने तय किया है कि व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। अमेरिका की ओर से ब्रेंडन लिंच, जो कि इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के चीफ नेगोशिएटर हैं, वो भारत आए थे। उन्होंने भारतीय टीम के प्रमुख राजेश अग्रवाल और उनकी टीम के साथ करीब 7 घंटे तक बैठक की। भारत सरकार के बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने व्यापारिक संबंधों की अहमियत को मानते हुए डील को जल्द पूरा करने की इच्छा जताई है। हालांकि मंत्रालय ने अगले औपचारिक राउंड की तारीख नहीं बताई। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की चर्चा चारों तरफ हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाइड्रोजन बम गिराएंगे। कई पत्रकारों का कहना है कि कल रात से ही 24 अकबर रोड में तैयारियां हो रही हैं, वहीं पर प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है ये वोट चोरी या चुनावी हेराफेरी पर बड़ा खुलासा करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और वाराणसी जैसे क्षेत्रों का जिक्र हो सकता है। अडानी समूह के बारे में खबरें छापने पर रोक लगाने वाले निचली अदालत के आदेश को पत्रकारों ने चुनौती दी। पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता और रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयुष्कांत दास तथा आयुष जोशी ने रोहिणी कोर्ट के विशेष सिविल जज अनुज कुमार सिंह द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। उन्होंने 2 अलग अलग अपीलें जिला अदालत में दायर की हैं। बता दें, अडानी ग्रुप पर कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी की खबरें छापने वाले प्रमुख पत्रकारों पर दिल्ली कोर्ट का गैग ऑर्डर भारी विवाद का कारण बन गया है। पत्रकारों का आरोप है कि रोहिणी कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश में किसी विशिष्ट सामग्री को मानहानिकारक बताए बिना पूरी तरह से प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच सरकार ने कोर्ट के इसी ऑर्डर का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के नोटिस जारी किए। पत्रकार संगठनों ने इसे प्रेस फ्रीडम पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे #MyModiStory सोशल मीडिया अभियान में भाग लिया। वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि आज के भारत की #MyModiStory मुझे भी यूट्यूब ने सूचना भेजी है कि अडानी पर बने वीडियो खुद हटा लूं या फिर वो हटा देगा। सूचना मंत्रालय ने कई लोगों और संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। इनमें न्यूज लॉन्ड्री, द वायर सहित ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, आकाश बनर्जी के वीडियो के भी लिंक हैं। कुल 138 वीडियो हटाए जाने हैं। इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए गए वीडियो हटाने होंगे। आज अडानी वीडियो टेक डाउन दिवस है। अगर कोई यूट्यूबर इसी पर वीडियो बनाए कि अडानी पर बने 138 वीडियो टेक डाउन करने के आदेश दिए गए हैं, तो क्या उसके वीडियो को भी टेक डाउन किया जाएगा? टेक डाउन का मतलब होता है वीडियो डिलीट करना। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वनतारा एनिमल रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया। इसके पहले एसआईटी ने वनतारा को क्लीन चिट दी थी। इस फैसले के एक दिन बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अगर न्यायपालिका सभी मामलों में इसी तरह तेजी और स्पष्टता से काम करे तो लंबे समय से लटके मामलों का समाधान जल्दी हो सकता है। जयराम रमेश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को वनतारा के मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें 4 वरिष्ठ सदस्य शामिल थे। कोर्ट ने एसआईटी को 12 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका, जो आमतौर पर लंबी देरी के लिए जानी जाती है, जब चाहे तो सबसे तेज गति से निर्णय ले सकती है।
आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपनी नई राजनीतिक मुहिम बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। तेजस्वी ने इस यात्रा को बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई वाला बताया। उन्होंने कहा, इस यात्रा का मकसद एक नया बिहार बनाना है जहां युवाओं को रोजगार, किसानों और मजदूरों को सम्मान और महिलाओं को सुरक्षा मिले। तेजस्वी यादव ने 5 दिन की इस यात्रा में बिहार के 10 जिलों को कवर करने का ऐलान किया है, जिनमें पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंची थी। यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई, जहां गांधी मैदान में उन्होंने रैली को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार इस समय 2 गुजराती नेताओं के इशारे पर चल रहा है। नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश नहीं रहे, उनकी सरकार बीजेपी नेताओं ने हाईजैक कर ली है। ये सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो नीतीश सरकार को गिराकर गरीबों की सरकार लाएं। रैलियों में आरजेडी समर्थक तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री बताते हुए नारे लगा रहे थे। जैश-ए मोहम्मद के कमांडर ने माना है कि भारतीय मिसाइल हमले में आतंकी संगठन के सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। दरअसल 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश मुख्यालय और अन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे। इन हमलों में अजहर के करीब 10 परिवारजन और 4 करीबी सहयोगी मारे गए थे। मंगलवार को वायरल हुए एक वीडियो में जैश कमांडर इलियास कश्मीरी ने बहावलपुर हमले का जिक्र करते हुए कहा, 7 मई को मसूद अजहर के परिवार के लोग टुकड़े टुकड़े हो गए। ये बयान उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 6 सितंबर को हुई मिशन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में दिया था। उसके साथ कई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे। दोहा में सोमवार को 40 से ज्यादा अरब और इस्लामिक देशों के नेताओं की आपातकालीन बैठक हुई। एजेंडा था इजराइल पर एकजुट प्रतिक्रिया, क्योंकि पिछले हफ्ते कतर की राजधानी में हमास नेताओं पर इजराइल ने हमला किया था। बैठक में ज्यादातर नेताओं ने केवल निंदा और अस्पष्ट वादे ही किए, लेकिन नाटो जैसे सैन्य गठबंधन बनाने का विचार जोरदार तालियों के साथ उठा। इस बैठक में पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हुए। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम परमाणु देश है और तुर्की नाटो का सदस्य है, जिसने पहले भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन दिया था। ऐसे में अरब इस्लामिक नाटो का ख्वाब भारत के लिए चिंता बढ़ा सकता है। पाकिस्तान ने इस बैठक में सबसे आक्रामक भूमिका निभाई और अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की जोरदार वकालत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ये ऐप 16 दिसंबर 2025 तक अमेरिका में उपलब्ध रहेगा। ट्रंप ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये चौथी बार है जब उन्होंने कांग्रेस द्वारा तय समय सीमा को आगे बढ़ा है। दरअसल अमेरिकी कानून के अनुसार टिकटॉक, जिसका मालिक चीनी कंपनी वाइट डांस है, उसको अपनी अमेरिकी संपत्तियां किसी अमेरिकी कंपनी को बेचनी होंगी, नहीं तो ऐप पर बैन लग जाएगा। पहले ये डेडलाइन 19 जनवरी 2025 तक थी, यानी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शपथ से ठीक 1 दिन पहले। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने इरफान पठान की शाहिद अफरीदी पर की गई टिप्पणी को लेकर भी सवाल किया है। मोहम्मद यूसुफ ने एक्स पर लिखा, मैं ऐसे किसी भी खिलाड़ी का अपमान नहीं करना चाहता था जो अपने देश के लिए जुनून और गरिमा के साथ खेलता हो, लेकिन भारतीय मीडिया और वहां के लोग इरफान पठान की तारीफ क्यों कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि शाहिद खान अफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहे थे। उन्होंने सवाल उठा किया, जो लोग गरिमा और सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या उन सभी लोगों को इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए था? मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान सूर्य कुमार यादव को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उनकी इस टिप्पणी पर भारत में लोगों ने कड़ा विरोध किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.